ऋचा सिंह और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम लगा हुआ है कल यानी कि 13 जुलाई 2026 को MHI 105 का। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन यहाँ पर लेकर रखा हुआ है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को थॉरली स्टडी कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, पूरे नोट्स बाकायदा मैंने यहाँ पर बना के दिए हुए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, तो लास्ट तक बने रहिए और प्लीज़ एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो बताता है एक्सप्लेन द नेशनलिस्ट अप्रोच टू स्टडी द कॉलोनियल इंडियन इकॉनमी। यानी कि जो कॉलोनियल इंडियन इकॉनमी रही है उसमें जो नेशनलिस्ट रहे हैं उनका क्या अप्रोच रहा है कि वो क्या बताते हैं कॉलोनियल इंडियन इकॉनमी की। ठीक है, तो नेशनलिस्ट अप्रोच ये बताता है कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ रही हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर, उन्होंने किस तरीके से भारत का केवल और केवल नुकसान किया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसी भी आंसर का लेआउट लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, उससे पहले आपको सेक्शन मेंशन करना है, फिर क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको आंसर नंबर डालना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन हेडिंग से आपको शुरुआत करनी है। एक प्रॉपर लेआउट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और लास्ट में आपको कंक्लूजन मेंशन करना है। ये एक बहुत सही तरीका होता है किसी भी आंसर को लिखने का और आपके इसमें मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको 80-90% स्कोर करना है तो आपको इसी प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि जो ये नेशनलिस्ट अप्रोच है कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के, ये लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। यहाँ पर इंडियन नेशनलिस्ट ने जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रहा है उनकी जो पॉलिसीज़ रही उनको एक्सपोज किया है कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया का नुकसान किया है और इंडिया का जो भी धन दौलत है उसको धीरे धीरे करके वो बाहर ले गए और इंडिया को इम्पावरिश बना दिया। फिर हम मेंशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, आर.सी. दत्त हो गए, महादेव गोविंद रनाडे हो गए, जी.वी. जोशी और M.G. गांधी। अब की फीचर्स क्या हैं इस अप्रोच के, तो इसमें हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला, जो भी नेशनलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नेशनलिस्ट इकोनॉमिक जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो बात करते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, उन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में बताया है इसके बारे में। सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जो भी कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं उनकी क्रिटिसिज्म की, जो R.C. दत्त ने अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताया है और ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया है कि उन्होंने किस तरीके से एक्सेसिव टैक्सेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन को नेग्लेक्ट करना, रूरल वेलफेयर को नेग्लेक्ट करना और पीजेंट की कर्जदारी को बढ़ाना, इस तरीके की चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। थर्ड में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे। कैसे हुआ, ब्रिटिशर्स का मेन फोकस था इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाना और अपने मशीन जो मेड गुड्स हैं चीपर रेट्स में इंडिया में बेचना, ताकि जो इंडिया की इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं, आर्टिजन्स हैं, उनका डेवलपमेंट ना हो पाए, वो अनएम्प्लॉयड हो जाए और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही हैं उनका क्रिटिसिज्म क्या है। हैवी टैक्सेशन लगाते थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ होती थी, रेलवे पोर्ट जो डेवलप हुआ उसका मेन पर्पस था ब्रिटिशर्स को फ़ायदा पहुंचाना। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये जो नेशनलिस्ट अप्रोच है इसका सिग्निफिकेंस क्या था। सिग्निफिकेंस क्या था कि भाई इसने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है ताकि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है इंडियंस की उसको अवेक करने के लिए, उनको सही चीज़ें दिखाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए कि ब्रिटिशर्स जो हमारे लिए बोलते हैं हम गुड गवर्नेंस ला रहे हैं, गुड गवर्नेंस ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने केवल हमारा एक्सट्रैक्शन किया है, हमारा फ़ायदा उठाया है। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, स्वराज हो गया, तो ये जो मूवमेंट चलाए गए हैं नेशनलिस्ट की, इन जो भी ये अप्रोचेस रही हैं उसने इन मूवमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग किया है। फिर हम बात करेंगे कि ये नेशनलिस्ट अप्रोच, देखिए हर चीज़ का, हर अप्रोच का एक सिग्निफिकेंस भी होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है। तो अब क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। क्रिटिसिज्म में हम ये बताएंगे कि जो भी ये हिस्टोरियंस का मेन फोकस रहा है केवल ब्रिटिश पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करना। उन्होंने कहीं ना कहीं जो इंटरनल सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स रहे हैं, जैसे कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ हो गई, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो गई, प्री कॉलोनियल इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, तो उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि जो भी हमारे समाज में हो रहा है उसका इन सब फैक्टर्स का भी उन पर काफ़ी प्रभाव होता है। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे। कंक्लूजन में आपको एक ओवरव्यू देना होता है, इंट्रोडक्शन से लेके जो भी आपने बॉडी पार्ट तक डिस्कस किया है उसका एक ओवरव्यू प्रोवाइड करना होता है, सामने मेंशन है, पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं
प्रीवेलिंग आइडियाज ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया सजेस्ट पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ और स्टैग्नेशन, मतलब कि जो भी एंशियंट इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसमें जो भी प्रिवेलिंग आइडियाज़ रहे हैं वो क्या बताते हैं, क्या एंशियंट इंडिया की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो ग्रोथ दिखाती है या स्टैग्नेशन दिखाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे कि जो एंशियंट इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो एक डिबेटेबल टॉपिक रहा हुआ है। उसने ग्रोथ भी देखा है, स्टैग्नेशन भी देखा है। कुछ हिस्टोरियंस इसको ग्रोथ बता के चलते हैं, कुछ इसको स्टैग्नेशन पीरियड बता के चलते हैं। बहुत सारे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, एपिग्राफिक एविडेंसेस हैं जो अलग अलग चीज़ें मेंशन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ हमें कैसे समझ में आता है और पैटर्न्स ऑफ स्टैग्नेशन, दोनों चीज़ें हैं। आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो जैसे कि उस टाइम पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, अर्बनाइजेशन और कमर्शियल ग्रोथ हो रही थी, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा था, क्राफ्ट्स और गिल्ड्स बन रहे थे। ये जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। जैसे कि एंशिएंट इंडिया में जब हम बात करें, मगध और मौर्यन एम्पायर जो था, वहाँ पर आयरन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है। हम 6th सेंचुरी BC को सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी, वाराणसी, ये बड़े बड़े सेंटर्स निकल कर सामने आए। ट्रेड और कॉमर्स की बात करें अगर हम, तो सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और रोमन एम्पायर के साथ हम ट्रेड जो है वो बहुत फल फूल रहा था। इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं कुछ, जैसे कि कुछ चीज़ें रोमन की हमें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिलती हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बहुत सारी चीज़ें हमें रोमन एम्पायर में मिलती हैं। तो इसी पर ये पता चलता है कि ट्रेड और कॉमर्स हमारा फ्लरिश कर रहा था। क्राफ्ट्स और गिल्ड्स यानी कि श्रेणीज़ का मेंशन हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हुई जो बताती हैं पैटर्न ऑफ ग्रोथ को। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को बताते हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो गया, उसका डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि उस समय रोमन एम्पायर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस मेडिटेरेनियन रीजन में देखने को मिले हैं, उसकी वजह से 3rd सेंचुरी CE के बाद में, ये याद रखना है कि जो आपका पीरियड था गुप्ता पीरियड, अगर हम बात करें गुप्ता पीरियड की शुरुआत जहाँ से होती है, उसके बाद से हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग, अब याद रखना है आपको, जो हमारा रीजनल ट्रेड था वो तो फ्लरिश हो रहा था, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो डिक्लाइन कर रहा था। अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन देखने को मिलता है। हमें लैंड ग्रांट्स जो है उनका ग्रोथ देखने को मिलता है। जो ब्राह्मण्स को दिए जा रहे थे, टेम्पल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को दिए जा रहे थे। अब इससे क्या होता है कि स्टेट का कंट्रोल कई सारे रिसोर्सेज पे कम हो रहा है। अब स्टेट ने क्या किया, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उन्होंने ब्राह्मण्स को दे दिए, टेम्पल्स को दे दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को दे दिए। तो दूसरी तरफ जिनको दे रहे हैं उनका तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेट का कंट्रोल रिड्यूस जो है वो होता हुआ दिख रहा है। फिर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, हम जानते हैं जो अर्ली मीडिएवल इंडिया की पॉलिटी है, एंशिएंट इंडिया की पॉलिटी है, वहाँ पर जो बड़े एम्पायर, पहले मौर्य, मौर्य के बाद एक बड़ा एम्पायर गुप्ता आता है, फिर हर्षा आते हैं। तो अब फिर उसके बाद बीच में बहुत छोटे छोटे एम्पायर्स, मतलब एम्पायर्स नहीं बोलेंगे, बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज आती हैं, किंगडम्स आते हैं। तो बहुत फ्रेगमेंटेड पॉलिटी में यहाँ पर देखने को मिलती है, जो भी एक तरीके से एक स्टैग्नेशन बताता है। अब फिर लास्ट में आपको बता देना है हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट क्या है, जैसे कि RS शर्मा हुए, BD चट्टोपाध्याय हुए, बर्टन स्टीन हुए, हरबंस मुखिया हुए, DD कौशाम्बी हुई, रोमिला थापर हुई, इन लोगों ने अपने अपने व्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन के साथ इसको समराइज कर देंगे। सामने एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं केवल एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, ताकि जल्दी से हमारा ये जो है टॉपिक कवर हो पाए। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिन द नेचर ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि 300 BC से लेकर 300 AD तक फॉरेन ट्रेड का नेचर क्या रहा है, और डेक्कन और गंगा का जो रीजन है उसके पैटर्न में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि फॉरेन ट्रेड क्या राहा है, फिर उसका नेचर क्या रहा है, फिर हम बताएंगे कि डेक्कन का पैटर्न क्या था, और फिर बताएंगे कि गंगा रीजन का पैटर्न क्या था। ठीक है, इससे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि 300 BC और 300 AD में रिमार्केबल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है फॉरेन ट्रेड में। मौर्य, सातवाहना, कुशाना, अर्ली तमिल किंगडम, बहुत सारे किंगडम्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। रोमन एम्पायर, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, पर्शिया, चाइना, इन सभी जगहों से हमारे ट्रेड रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे चल रहे थे। अब हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे डेक्कन और गंगा वैली दोनों के बारे में। सबसे पहले तो नेचर की बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड का नेचर कैसा था।
ओवरसीज और इनलैंड ट्रेड का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो है रोमन एम्पायर, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। कमोडिटीज़, कौन कौन सी कमोडिटीज़ में हमने ट्रेड किया? पेपर एंड स्पाइसेस, कॉटन, आइवरी, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, पर्ल, सैंडलवुड, इंडिगो। इम्पोर्ट क्या क्या चीज़ें करी, यानी कि हमने क्या क्या चीज़ें मंगाई बाहर से, उसमें आता है गोल्ड, सिल्वर, वाइन, कोरल, ग्लासवेयर, हॉर्सेज, लग्जरी गुड्स। ठीक है, तो ये तो चीज़ें थी आपका नेचर की। अब हम बात करते हैं डेक्कन में इसका क्या पैटर्न देखने को मिलता है। डेक्कन में हम बात करें तो जो डेक्कन रीजन है वहाँ पे हम तीन मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे। पहला मैरीटाइम ओरिएंटेशन, रोमन ट्रेड और मर्चेंट गिल्ड्स। जो डेक्कन एरिया रहा है वहाँ पे सतवाहनास का रूल हुआ करता था। जो टाइम पीरियड हम जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जिन पोर्ट्स के थ्रू मैरीटाइम जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा चल रहा था। रोमन्स के साथ भी इनका ट्रेड अच्छा चल रहा था। बहुत सारे मर्चेंट गिल्ड्स श्रेणीज और निगमास के फॉर्म में बने हुए थे। गंगा रीजन में क्या था? गंगा रीजन में इनलैंड ट्रेड ज़्यादा था। याद रखना है, डेक्कन का रीजन जो है वो ओवरसीज ट्रेड की बात करता है, यानी कि बाहर की व्यापारियों से उनका जो है ट्रेड हो रहा था। ये इनलैंड यानी कि अंदर ही रीजनल ट्रेड हो रहा था। इनलैंड एंड ओवरलैंड ट्रेड हमें देखने को मिलता है। कमर्शियल सेंटर्स, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स देखने को मिलते हैं। ट्रेड गुड्स में आपके यहाँ पर मेंशन है आइवरी, क्राफ्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं इनका ट्रेड होता था। डिफरेंस की बात करें तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मेंशन है दोनों में डिफरेंस, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कंक्लूड करेंगे कि ये जो 300 BC से लेके AD तक का, यानी कि लगभग ये 600 साल का जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें हमने ग्रोथ भी देखा है, स्टैग्नेशन भी देखा है। डेक्कन की इकॉनमी जो थी वो ज़्यादातर मैरीटाइम के ऊपर बेस्ड थी, जबकि जो गंगा रीजन की थी वो इनलैंड ट्रेड के ऊपर थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डिफरेंस डेक्कन और तमिलकम के बीच में है। ऊपर डेक्कन और गंगा का था, यहाँ डेक्कन और तमिलकम। तो सब कुछ सेम रहेगा आपका, ये नेचर और क्या गुड्स थे सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पर आपको चेंज क्या करना है कि डेक्कन रीजन में, अब डेक्कन को तो हम बात कर ही चुके हैं, सतवाहना का रूल रहा है वहाँ पे, उनके कुछ पोर्ट्स थे, उन्होंने बहुत सारे जो है ट्रेडिंग किया था, श्रेणीज हुआ करते थे मर्चेंट गिल्ड से। अब मेन बात करेंगे तमिलकम में। तमिलकम में चेर चोल पांड्यास का किंगडम हुआ करता था, और यहाँ पर मेजर पोर्ट्स जो थे वो मुजरिस, कोरकई, अरिकामेडू और पुहार थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी मेंशन है कि मैरीटाइम इनलैंड दोनों ट्रेड यहाँ पर था। जो पेपर जो था वो प्रिंसिपल एक्सपोर्ट आइटम था। पेपर यानी कि काली मिर्च जो होता है, ठीक है, पर्ल, जेमस्टोन, आइवरी, टेक्सटाइल, ऑलमोस्ट आपको सेम चीज़ें ही इस टाइम पीरियड पे मिलेंगी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करी जा रही थी। यहाँ पर डिफरेंसेस मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम कंक्लूड कर देंगे कि डेक्कन में क्या था और तमिलकम में क्या था। अब बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ कुषाण एम्पायर की। कुषाण एम्पायर जो 1st से 3rd सेंचुरी AD के बीच में प्रॉस्परस हुआ था, आया था यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, सेंट्रल एशिया से लेके गैंगेटिक प्लेन्स तक इसका एम्पायर जो था वो स्ट्रेच था। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे वो थे कनिष्का वन। एग्रीकल्चर की अगर बात करें, अब देखिए आपको जब भी इकोनॉमी की बात करनी है, किसी भी डायनेस्टी, किसी भी एम्पायर, किसी भी किंगडम की, आपको 3-4 चीज़ें कॉमन लेके चलनी है। एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, और उसके बाद फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और वहाँ की पॉलिसीज़ कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कैसा था, फर्टाइल रीजन था, पंजाब, गांधार, इंडस बेसिन, अपर गैंगेटिक, ये सारा फर्टाइल रीजन था, तो वो एग्रीकल्चर अच्छा था। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो सिल्क रूट जो था उसको कंट्रोल किया था इन्होंने, वहाँ से ट्रेड बहुत अच्छे से हो रहा था। इनलैंड ट्रेड की बात करें तो ये कुछ सेंटर्स दिए गए हैं। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उसके ये कुछ सेंटर्स दिए गए हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें एक बार आप याद कर लेंगे, वो सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। क्वाइनेज कैसा था? गोल्ड क्वाइनेज की जो कुषाण इकॉनमी है वो गोल्ड क्वाइनेज की जो था वो एक्सटेंसिव था, मतलब बहुत एक गोल्डन पीरियड हम देखते हैं कुषाण एम्पायर को। तो कुषाण रूलर्स ने हाई क्वालिटी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स जो हैं वो इशू किए थे, जिसमें ग्रीक और बैक्ट्रियन दोनों स्क्रिप्ट मेंशन थी। ठीक है, अब क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री की बात करें तो इस तरीके की ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका भी हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलता है, जैसे कि टेक्सटाइल हुआ, मेटल वर्किंग हुआ, और ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। अर्बनाइजेशन की बात करें, अब इतना सब कुछ हो ही रहा था, बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स डेवलप हो रहे थे, ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था, इनलैंड हो चाहे ओवरसीज़ हो, चाहे कैसा भी ट्रेड हो, वो बहुत अच्छा चल रहा था। तो जाहिर सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़, टाउन्स का ग्रोथ हमें ज़रूर से देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पर मथुरा, तक्षशिला, पुरुषपुरा, बेगरम, ये सब दिए हुए हैं। कंक्लूड कर देंगे कि इसकी ओवरऑल जो था वो कुषाण इकॉनमी कैसी थी।
अब हम बात करते हैं कि मिडिवल इंडिया में एग्रेरियन जो सोसाइटी रही है उसका नेचर क्या था। डिस्कस द नेचर ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी इन मिडिवल इंडिया। ठीक है, आपको टाइम पीरियड याद रखना है। ऊपर हम बात कर रहे थे 300 बीसी से 300 एडी के बारे में, उससे पहले हमने और दूसरे टाइम पीरियड, यहाँ पर हम मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं। मिडिवल इंडिया शुरू होता है 1200 से 1700 एडी। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन का आंसर देंगे याद रखिएगा आपको एंशियंट के बारे में पूछ रहा है, मिडिवल के बारे में पूछ रहा है, अर्ली मिडिवल के बारे में पूछ रहा है या लेटर मिडिवल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 1200 से 1700 एडी का जो टाइम पीरियड रहा है ये आपका मेजरली आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल का टाइम पीरियड रहा है। तो अब दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के टाइम पे अग्रेरियन सोसाइटी कैसी थी ये आपको बताता है। तो सबसे पहले अग्रेरियन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो पीजेंट्स हुआ करते थे, इनको रैयत बोलते हैं, जमींदार थे, जागीरदार थे और विलेज ऑफिशियल्स थे। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप की बात करें तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो उस टाइम पे करी जा रही थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिल्ली सल्तनत और मुगल्स का, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो अलाउद्दीन खिलजी रहे हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए ताकि रेवेन्यू को असेस और कलेक्ट अच्छे से किया जा सके। अकबर के टाइम पे राजा टोडरमल ने एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसको जब्त सिस्टम के नाम से जानते थे। इसने भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इनकी इकोनॉमी को। रूरल सोसाइटी की बात करें तो सेल्फ सफिशिएंट थी, कल्टिवेटर्स जो थे आर्टिशंस सपोर्ट करते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर्स, वीवर्स, लेदर वर्कर्स, जैसा कि एक नॉर्मल सोसाइटी में होता है। कास्ट का क्या रोल था, विमेन का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। अग्रेरियन रिलेशंस का नेचर क्या रहा है। ठीक है, तो हम सरप्लस, जनरली हम सरप्लस देखते हैं। स्टेट का मेजर डिपेंडेंस एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू पे था। इंटरमीडियरीज थे, जमींदार और जागीरदार। और यहाँ पर कुछ हमें पीजेंट रेजिस्टेंस भी देखने को मिलते हैं जो कि कॉमन है किसी भी आप पॉलिटी की इकोनॉमी की बात करें तो कुछ ना कुछ आपको एक जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलता ही है। फिर हम कंक्लूड कर देंगे ओवरऑल कि क्या क्या रहा है इसका मिडिवल में। अब हम बात करते हैं जो कॉलोनियल इकोनॉमी रही है। याद रखिएगा हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। तो कॉलोनियल इकोनॉमी में विमेन का क्या रोल रहा है। कॉलोनियल इकोनॉमी शुरू होती है आपकी लगभग 1757 से लेकर 1947 तक। तो इसमें विमेन का क्या रोल रहा है। तो प्री कॉलोनियल पीरियड में हम देखेंगे कि विमेन पार्टिसिपेट कर रही थी एक्टिवली, स्पिनिंग, वीविंग, फूड प्रोसेसिंग और भी बाकी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मशीन मेड गुड्स आए, तो उनके द्वारा दिए गए जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत सस्ते थे। ठीक है, और उन्होंने एग्रीकल्चर का भी कमर्शियलाइजेशन किया होता, तो उसको हम जो एक उन्होंने तैयार किया था एक क्या बोलते हैं इसको, कंपटीशन। अगर एक कंपटीशन दिया था उसको सरवाइव नहीं कर पाए हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, विमेन का ज़्यादातर रोल हाउस होल्ड में या ये जो स्पिनिंग, वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इनमें रोल रहा है और ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी प्रभावित हुई थी। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी वीमेन का बड़ा रोल रहा है, उसको भी कमर्शियलाइज कर दिया गया। जैसे कि इंडिगो, कॉटन, टी यानी कि जो कैश क्रॉप्स हैं उनको उगाने पे ज़्यादा फोकस किया गया। और उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि जो विमेन का एम्प्लॉयमेंट है वो टेक्सटाइल्स में लिमिट कर दिया, जूट फैक्ट्रीज, टोबैको प्रोसेसिंग, माइंस, यानी कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो थी लेकिन उनका मतलब वर्क जो था, वर्क कंडीशंस जो थी वो बहुत पुअर थी। ठीक है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उनका एक्सट्रैक्शन किया गया। ठीक है, पुअर कंडीशंस में उनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनकी अर्निंग भी इतनी नहीं थी। ठीक है, एक तरीके से बात करें कॉलोनियल पीरियड में हम कहीं कहीं पे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी देखते हैं जहाँ पर हम एजुकेशन, वीमेन के एजुकेशन और लीगल राइट्स की बात करते हैं, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर हम बात करें प्रोफेशन की और कि जो इंडस्ट्रियल प्रोफेशन जो दिया है वुमेन को उन्होंने, उनकी कंडीशंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी आता है क्योंकि वुमेन के एजुकेशन पे फोकस किया गया, इसलिए नई नई जॉब्स जैसे टीचिंग, नर्सिंग, क्लरिकल सर्विसेज हैं, यहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न इंडिया के रिवर बेसिन्स की। रिवर बेसिन्स मेजर जो आप जानते हैं इंडस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, यही जो है हमारी रिवर्स हैं जो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ रहती हैं। वो इसमें हमें फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम ये इस तरीके की मेंशन जो फसलें हैं उनको उगाते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर बेसिन्स के अलॉन्ग ही डेवलप हुआ था। और वैदिक और हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो गंगा बेसिन मेजर सेंटर निकल के आया था सामने, और इसके आसपास ही मगध जैसे महान किंगडम्स जो थे वो निकल कर आए थे। और जो रिवर बेसिन्स हैं वो
इनकरेज करते हैं ट्रेड एंड कम्युनिकेशन को। क्यों? क्योंकि रिवर्स से कनेक्शन, भाई नाव के थ्रू, शिप्स के थ्रू, इनके थ्रू हाँ ट्रेड हो सकता है बड़े आसानी से, कम्युनिकेशन हो सकता है, लोग इधर से उधर जा सकते हैं। तो ये चीज़ों पे ये रिवर बेसिस जो हैं ये कम्युनिकेशन और ट्रेड को इनकरेज करते हैं। बहुत सारे रिलीजियस सेंटर्स जो हैं जैसे कि वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, मथुरा, आज भी देखिए आप, वो उनके किसके पास में है, वो नदियों के पास में ही बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है नदियों का। इस तरीके से आप इसको भी समराइज कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ लैंड टैक्स इन मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया में लैंड टैक्स किस तरीके का था? अब लैंड रेवेन्यू ही प्रिंसिपल सोर्स हुआ करता था मिडीवल इंडिया में, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल एम्पायर हो। ठीक है, इसमें अब अलग अलग रूलर्स ने अलग अलग मेथड्स अप्लाई किए ताकि वो अच्छे से इसको एसेस कर सके, कलेक्ट कर सके और अपना रेवेन्यू बढ़ा सके। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए रेवेन्यू कलेक्शन के इंक्रीज़ करने के लिए। जो ज़मीन थी उसको मेजर किया जाता था अच्छे से, ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया ताकि वो इसको सुपरवाइज कर सकें। मुगल एम्पायर की बात करें तो अकबर के टाइम पीरियड में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था जिसके हम बात कर चुके हैं। जब्त सिस्टम जो राजा टोडरमल ने डेवलप किया था उसका भी एक इम्पॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। और जो लैंड टैक्स था उसको कलेक्ट करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स हुआ करते थे जिनको आमिल्स बोलते थे। जमींदार्स भी ये काम करते थे कई कई जगहों पर। जागीरदारी सिस्टम था। रेवेन्यू जो सिस्टम था अगर वो अच्छा रहेगा तो सीधी सी बात है स्टेट का फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होंगे, स्टेट का फाइनेंस जो होगा वो भी मजबूत होगा और स्टेट अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। कई बार ऐसा होता था कि जो टैक्सेशन है वो जो किसानों पर लगाया जाता था वो हैवी होते थे टैक्सेशन, जिसकी वजह से बर्डन जो होता था ज़्यादा होता था किसानों के ऊपर। कभी मान लीजिए क्रॉप फेल्योर हो गया या नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई। आजकल भी आज भी यही होता है कि मान लीजिए किसान ने अपना पूरा कमाई जो है वो खेत में लगा दिया, बारिश अच्छी नहीं हुई या बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई जिसकी वजह से उसका नुकसान हो गया, तो उसने जहाँ जहाँ से पैसा लिया होगा उसको नहीं चुका पाएगा और वो उस इंडेफिनेट में चला जाएगा, यानी कि उधारी में जो है वो उसका जीवन चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं वो हमें मिडिवल इंडिया में बात करनी है। फिर हम बात करते हैं कि अर्ली इंडिया जो है रहा है उसमें अर्बन सेंटर्स किस तरीके थे। अब अर्ली इंडिया का मतलब है हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। याद रखिएगा फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं और सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं जब ये मगध आया था, जब महाजनपद बने थे, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेस है। तो यहाँ पर अर्ली इंडिया यानी कि हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये अर्ली इंडिया में दोनों ही आते हैं। तो इन दोनों के बारे में आप बात कर लेंगे, क्या क्या बात करेंगे कि क्या क्या सिटीज़ थी और कहाँ कहाँ थे, सेकेंड अर्बनाइजेशन में कौन कौन से सेंटर्स डेवलप हुए, मार्केट्स कैसे फ्लरिश हुई, किन किन चीज़ों का ट्रेड किया जाता था, और जो सेंटर्स थे वो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस और एजुकेशनल सेंटर्स भी बने। फिर आगे हम देखते हैं कि अगर हम बात करें 6th century BC की तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म भी हमें देखने को मिलता है, उनका क्या रोल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी, आराम से पढ़िएगा, रिवाइज करने में आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड, यानी कि जो मिडिवल पीरियड रहा है वहाँ पर क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी कि कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी में देखने को मिलती है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो आयरन प्लो, पर्शियन व्हील, क्रॉप रोटेशन, न्यू क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन ये देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी की बात करें क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में तो स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा देखने को मिलता है हमें। मेटलर्जी में एडवांसमेंट देखने को मिलता है। वुड्स स्टील देखने को मिलता है जिसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी पहले से बेहतर थी। आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क, डोम, वॉल्ट ये सब देखने को मिलता है जिसने स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग्स बनाने का काम किया। लाइम मोर्टार का यूज़ हमें देखने को मिलता है। एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक्स देखने को मिलती हैं जिसने फोर्ट्स, मॉस्क, टेम्पल्स, पैलेसेस, स्टेपल्स, ब्रिजेस ये सब चीज़ें बनाई। रिजर्वायर्स, कैनाल्स ये सब चीज़ें बनाए। अब आप देखिएगा आज भी वो इतने साल पहले बने हुए आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट्स हैं आज भी उसी तरीके से खड़े हैं। तो ये उनकी टेक्नोलॉजी थी। मिलिट्री की बात करें तो गन पाउडर का यूज़ हमें देखने को मिलता है, फायर आर्म्स, कैनन्स इनका यूज़ देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप हुए थे सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अरेबिया और चाइना से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन इकॉनमी इन 18th century। 18वीं सदी जो थी उसमें इंडिया की इकॉनमी कैसी थी। अब देखिए 18वीं सदी का मतलब हम ब्रिटिश इकॉनमी की बात कर रहे हैं।
पहले भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आप मेन हेडिंग्स जो है उसको हम रिवाइज करते हैं, डिटेल में आप बाद में पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर इकॉनमी बतानी है कि कैसी रही ब्रिटिश के टाइम पे, फिर बताना है कि रीजनल इकोनॉमीज़ जो थी उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ब्रिटिश ने चीपर गुड्स भेजने शुरू किए, हमारा रॉ मटेरियल ले गए, जिसका जो कंपटीशन यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो थी वो नहीं उसके सामने खड़ी रह पाई और वो इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई। तो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उनका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। रेवेन्यू और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलता है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात कर चुके हैं। यानी कुल मिला के यहाँ पर आपको ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी रहा है इकोनॉमिक, वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। अब बात करते हैं टू व्हाट एक्सटेंट डिड ब्रिटिश अग्रेरियन पॉलिसी डीपेन द डिफरेंशिएशन विद इन इंडियन रूरल सोसाइटी, कि जो भी ब्रिटिश की अग्रेरियन पॉलिसी रही है उसने जो इंडिया की रूरल सोसाइटी है उसमें कितना उसके बीच में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किया, यानी कि खाई बढ़ा दी। तो हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने 3 तरीके के सिस्टम्स लागू किए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रेवतवारी सेटलमेंट और महलवारी। परमानेंट था बंगाल रीजन में, रेवतवारी था आपका मद्रास और बॉम्बे रीजन में, और महलवारी था आपका नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ये कुछ एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ थी जो उन्होंने लागू की हुई थी। नई लैंडेड क्लास बनी, परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, पीजेंट्स के बीच में स्मॉल, मार्जिनल, लार्ज, इस तरीके की कैटेगरीज जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। मनी लेंडर्स का राइज देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने किया था वो देखने को मिलता है, लैंडलेस लेबर जो है उसका ग्रोथ देखने को मिलता है कि इनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, लैंडलेस लेबर्स हैं। अब या तो वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख के जो है वो काम कर रहे हैं, या तो वो कुछ ऐसे फार्म्स में काम कर रहे हैं जैसे कि कॉफ़ी, जहाँ कॉफ़ी या चाय बागान जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के लेबर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब 3 तरीके के सेटलमेंट की बात हम पहले ही कर चुके हैं, इनके मेन पॉइंट्स आपको बता देना है, फिर कंक्लूड कर देंगे किस तरीके की ये सारी पॉलिसीज़ ने जो है वो इंडियन रूरल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, उनके बीच में खाई को बढ़ाया, अमीर गरीब के बीच का जो डिफरेंस है उसको बड़ा किया, मनी लेंडर्स, टीनेंट्स और कई तरीके के जो ट्रेडिशनल विलेज कम्युनिटीज़ जो हैं वो कई भागों में बढ़ गई, लैंडलेस लेबर्स में, टीनेंट्स में, मनी लेंडर्स आ गए, रिच पीजेंट्स आ गए, लैंड लॉर्ड्स आ गए, लैंडलेस लेबर्स आ गए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है, कॉलोनियल पीरियड में ही ये लागू की गई थी, तो इसका इम्पैक्ट क्या था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक प्रैक्टिस है जिसमें फॉरेस्ट का यूज़ किया जा रहा है फॉर प्लांट कल्टीवेशन, प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग। लेकिन ये नाम भले ही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो, ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के हुआ एक्सप्लॉयटेशन ही है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने केवल एक्सप्लॉयटेशन किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो 1864 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ डैटरिच ब्रांडिस। उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट आए 1865, 1878 एंड 1927। इम्पैक्ट की बात करें अगर, तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिला, ट्राइबल्स जो थे उनके राइट्स को छीन लिया गया, उनको फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट राइट्स थे उनको वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जिनका जीवन ही फॉरेस्ट पे निर्भर था उनको भी डिस्प्लेस होना पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने दे रहे थे। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, बहुत सारे जंगल के जंगल काटे गए लेकिन लगाया कुछ कोई पेड़ नहीं गया, तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी देखने को मिलता है। फॉरेस्ट बेस्ड रेजिस्टेंस जैसे बहुत सारे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं कि भाई अंग्रेज जंगलों को काट रहे थे अपने यूज़ के लिए, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ थी जिनका जीवन यापन ही जंगलों से हो रहा था, तो वो इसको अपोज कर रहे थे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए, भाई कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, फॉरेस्ट सर्वेज हुए, रिसर्च हुई, मैकेनिज्म बनाया गया, लेकिन कुल मिला के केवल और केवल इंडिया जो है उनके इंडियन के जो फॉरेस्ट हैं उनका और एक्सप्लॉयटेशन किया ब्रिटिशर्स ने रोड रेलवे नेटवर्क्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कोट है जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सी बोर्न एंड कोस्टल ट्रेड इन मिडिवल पीरियड। सी बोर्न यानी कि समुद्री जो ट्रेड है, कोस्टल जो ट्रेड है
वो मिडीवल पीरियड में कैसा रहा है। मेन फीचर्स तो हम आपको सबसे पहले ये बताने हैं कौन कौन से पोर्ट्स थे, किन किन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड हो रहा था, कौन कौन सी कमोडिटीज़ हम ट्रेड कर रहे थे। पोर्चुगीज़ ने एक कार्टेज सिस्टम, कल जो जिन्होंने भी MHI 104 का एग्ज़ाम दे चुके हैं जो, उनको पता होगा पोर्चुगीज़ के लिए क्वेश्चन आया था कि सी बॉर्ड एम्पायर क्यों बोला जाता है, तो उसमें आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कार्टेज सिस्टम जो है उसका यूज़ किया था उन्होंने। ये क्या सिस्टम होता है कि भाई वो समुद्री रास्तों को कंट्रोल करते थे और जो भी मर्चेंट शिप्स वहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी होता था कि वो पोर्चुगीज़ से कुछ पासेस लेके जाएं, और अगर वो पासेस लेके नहीं जाएंगे तो उनके शिप्स को सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था उनका कार्टर सिस्टम। सिग्निफिकेंस और कंक्लूजन, ये जनरली इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आपके शॉर्ट नोट में आते हैं। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन छोटे मैंने मेंशन किए हैं वो समझ जाइएगा, 250 वर्ड्स के क्वेश्चन है। और जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो 20 नंबर के क्वेश्चन हैं, वो 500 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं। प्लान्ड इकोनॉमी टू ग्लोबलाइजेशन, प्लान्ड इकोनॉमी हम बात करेंगे जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन बना था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो बनाए थे। ये 5 ईयर प्लान्स 1951 से शुरू होकर 1991 तक चले। ठीक है, और इसके कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम उसके बाद शिफ्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ, यानी कि 1991 में हम अपनी इंडियन मार्केट्स को खोल देते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, और ये LPG के नाम से जाना जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हुआ, हमें हाई इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, IT सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ जैसे कि हम देख रहे हैं वाइट कॉलर जॉब्स के रूप में, और ग्रेटर इंटीग्रेशन देखते हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। नेगेटिव क्या हुआ, इनकम इनइक्वालिटीज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर था उन्होंने एक चैलेंज फेस किया। ठीक है, डेमोग्राफिक पैटर्न की बात करें कॉलोनियल इंडिया में, तो ये देखिए यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल आपको पढ़ना और याद करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, मेजर फैक्टर रीजन है यहाँ पर। धीरे से हम जाते हैं, ये इम्पैक्ट की बात करते हैं और फिर कंक्लूजन। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ज़रूर से पढ़िएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो कुछ आएगा सब यहीं से आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।